हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इससे जस्ट पहले मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस पर एक अहम फैसला सुनाया है। आप सभी लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया और आपने उस वीडियो को देखा। उसमें आपको बहुत अहम जानकारियां मिली। हस्बैंड एंड वाइफ पर मेंटेनेंस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने उस पर डिसीजन दिया था। दोस्तों, इस जजमेंट के तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट पास किया है। दोस्तों, ये जो जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया है 6 नवंबर 2020 को। और ये जो जजमेंट है इससे पति और पत्नी दोनों को ही बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, जब पति और पत्नी के बीच में विवाद चलते हैं, चाहे फिर वो मेंटेनेंस को लेकर के हो, चाहे 498A को लेकर के हो, चाहे वो डाउरी को लेकर के हो, तो दोनों ही किसी ना किसी तरह से मुकदमे को जीतना चाहते हैं, अपने फेवर में करना चाहते हैं। कहीं पर पति सही होता है, कहीं पर पत्नी सही होती है, लेकिन जो भी है, जब केस चलता है तो जाहिर सी बात है हर एक आदमी ये चाहेगा कि केस मेरे फेवर में आ जाए। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी लेटेस्ट जजमेंट दिया है, ये पति और पत्नी दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। क्योंकि ये एक ऐसा जजमेंट है जिससे पति पत्नी पर और पत्नी पति पर दबाव बना सकती है, और जिस पर दबाव बनेगा उससे उसके हाथ से केस निकल जाता है, ढीला पड़ जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा टेक्निकल जजमेंट भी है, और यदि आपको कोई भी इससे रिलेटेड कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स के बेस पर एक और वीडियो मैं लेकर के आऊं। दोस्तों, इस जजमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आज सब मैं आपको बहुत ही बारीकी से बताने वाला हूं। आप समझिएगा और फिर उसको अपने अपने केस में इंप्लीमेंट करके देखिएगा। इस जजमेंट का नाम भी मैं आपको बता दूंगा, और आपके जो भी केस चल रहे हैं, यदि आपका केस इस सिचुएशन से मैच करता है तो इस केस की एक जजमेंट की कॉपी निकाल करके आप वो भी अपने केस में फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, पूरा कानून, पूरी जानकारी, पूरा लीगल अपडेट जानने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट लेके आऊं, ऐसा लीगल अपडेट लेके आऊं, उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस जजमेंट को और बारीकी से जानते हैं कि इसका फायदा आपको कैसे मिल सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो पूरा जजमेंट है ये किस केस के बेस पर दिया गया है, और इस केस की पूरी एक जो फ्रेम है, एक जो स्टोरी है, वो क्या है, और उसके बाद मैं आपको इसके टेक्निकल पहलुओं को समझाऊंगा। तो दोस्तों, ये जो जजमेंट है ये श्रुति कौशल बिष्ट बनाम कौशल आर बिष्ट के केस में 6 नवंबर 2020 को न्यू दिल्ली में दिया गया है। दोस्तों, इस जजमेंट में जो जस्टिस है वो वी सुब्रमण्यम रहे हैं। दोस्तों, इस केस में जो हस्बैंड है, हस्बैंड पुणे में रहता था, और हस्बैंड ने अपनी वाइफ पर डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करी, यानी सेक्शन 13 की पिटीशन फाइल करी। दोस्तों, जब ये डाइवोर्स का नोटिस वाइफ को मिला, वाइफ जो कि साकेत न्यू दिल्ली में रहती थी, उसको जैसे ही ये नोटिस प्राप्त हुआ तो उसने एक ट्रांसफर पिटीशन डाल दी, जिसमें उसने कहा कि जो हस्बैंड ने डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करी है पुणे में, उसको न्यू दिल्ली में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ उसने उसमें ग्राउंड दिया, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड है, उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि वो जो पैरवी के लिए इतना दूर जा पाए, इसलिए उस केस को दिल्ली में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। इसके तुरंत बाद वाइफ ने हस्बैंड पर सेक्शन 9 का एक केस दिल्ली में फाइल कर दिया, और जब इस केस का नोटिस हस्बैंड को पुणे में प्राप्त हुआ तो उसने भी एक ट्रांसफर पिटीशन फाइल कर दी कि जो वाइफ का केस है वो जो है पुणे में ट्रांसफर किया जाना चाहिए, और दोनों केसों की जो सुनवाई है वो पुणे में होनी चाहिए। अब दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, दिल्ली और पुणे के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि 1000 किलोमीटर का लगभग डिस्टेंस होगा। हस्बैंड ने अपने सपोर्ट में ये कहा कि उसके जो पेरेंट्स हैं उनकी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए उसके लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है कि वो उनको छोड़कर प्रोसीडिंग्स के लिए बार बार दिल्ली में आए। तो इसलिए जो वाइफ की पिटीशन है उसको पुणे में ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए। अब दोस्तों, ये प्रॉब्लम सभी के साथ होती है, चाहे डिस्टेंस 1000 किलोमीटर का हो, या 500 किलोमीटर का हो, या 100 किलोमीटर का हो। यानी कि हस्बैंड जो होता है वो जब सेक्शन 9 का मामला फाइल करता है तो वो उस जगह पर फाइल करता है जहां पर हस्बैंड निवास करता है, और जो वाइफ 125 सीआरपीसी या 498A के मुकदमे फाइल करती है वो उस जगह पर करती है जहां पर वो निवास करती है। तो ऐसे केस में दोनों के लिए ही हमेशा प्रॉब्लमेटिक बना रहता है। बहुत कम होता है कि जहां पर दोनों एक ही शहर के हों, वहां पे वो एक ही शहर में फाइल कर दें, अदरवाइज थोड़ा तो डिस्टेंस होता ही है। तो एक जगह से दूसरी जगह जब मामले होते हैं तो आना जाना और बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, अपना काम छोड़ के दोनों लोग जाते हैं, टाइम निकालते हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। यानी कि हस्बैंड ने जहां पर सेक्शन 9 का केस डाला, मान लेते हैं हस्बैंड हमारे यहाँ का देहरादून का है, उसने देहरादून में जो है सेक्शन 9 का केस डाल दिया, लेकिन जो वाइफ है वो दिल्ली की है, तो उसको सेक्शन 9 के केस के लिए दिल्ली से देहरादून आना पड़ता है। इसी तरह से जो वाइफ अपने मेंटेनेंस के या बाकी केस डालती है
वो अगर दिल्ली में डालती है तो हस्बैंड को यहाँ से अपने काम, अपना ऑफिस सब कुछ छोड़ करके वहां जाना पड़ेगा। तो ऐसे केस में हस्बैंड और वाइफ दोनों ही ये चाहते हैं कि उस जगह पर केस चले जहां पर वो निवास कर रहे हैं, यानी कि जो प्रॉब्लम हो वो दूसरी वाली पार्टी को हो। और जब दूसरी वाली पार्टी को इतना दूर आना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली उस पर प्रेशर मेंटेन होगा। और इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जिस जगह पर केस डाला गया है, यदि वो आपका शहर है तो वहां पर आपकी पहचान होती है, वहां पर आप कंफर्टेबल जोन में होते हैं। और जब आप दूसरे शहर में जाते हैं तो वहां पर आप कंफर्टेबल जोन में नहीं होते हैं, कोई आपको जानता नहीं है, आपको वहां का तौर तरीका पता नहीं होता, तो आप परेशान रहते हैं। तो इसलिए हस्बैंड भी ये चाहता है कि जो भी केस हो वो उसकी सिटी में चले, और वाइफ भी ये चाहती है कि जो भी वो केस करे वो उसकी सिटी में चले। तो दोस्तों ये डिसीजन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस डिसीजन की कॉपी आप लगा देते हैं तो ये आपके बहुत काम आ सकती है। तो अब हम इस डिसीजन को समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या किया। तो दोस्तों इस केस में जो हस्बैंड के लॉयर थे वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 21A को आधार बना रहे थे अपनी ट्रांसफर पिटीशन का, क्योंकि सेक्शन 21A में कुछ क्लॉजेज हैं, वहां पर ये दिया गया है कि यदि आपकी जो पिटीशन है वो पहले फाइल की गई है और दूसरी पार्टी बाद में पिटीशन फाइल करती है, तो जो पहली पिटीशन फाइल की गई है वहीं पर दूसरी वाली पिटीशन को भी ट्रांसफर किया जाएगा और उन दोनों पिटीशन को एक साथ सुन करके उसको जो है निस्तारित किया जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि सामने सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट बहुत डिटेल और बहुत ही बारीकी से सारी चीजों को देखता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टडी किया, सेक्शन 21A के सारे क्लॉजेस को एक साथ पढ़ा, तो कंक्लूजन जो निकला वो ये निकला कि सेक्शन 21A ये बताता है कि यदि किसी भी पार्टी ने कोई मुकदमा डाला है तलाक के लिए, डाइवोर्स के लिए अंडर सेक्शन 13 या फिर जुडिशियल सेपरेशन के लिए अंडर सेक्शन 10, तो यदि दूसरी पार्टी कोई और मुकदमा फाइल करती है अंडर सेक्शन 13 और अंडर सेक्शन 10, तो फिर ऐसे केस में जो बाद वाली पिटीशन होगी वो वहां पर ट्रांसफर कर दी जाएगी जहां पहली वाली पिटीशन दाखिल की थी। यानी इस केस में पहले पिटीशन किसने दाखिल की थी? हस्बैंड ने पुणे में। तो यानी वाइफ की जो पिटीशन होगी वो पुणे में ट्रांसफर कर दी जाएगी और पुणे में उन दोनों को एक साथ सुना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक और चीज का ध्यान रखा। लेकिन दोस्तों यहां पर थोड़ा सा टेक्निकल चेंज है, क्योंकि वाइफ ने जो पिटीशन फाइल करी है बाद में, वो ना तो सेक्शन 13 की थी ना ही सेक्शन 10 की थी, उसने सेक्शन 9 की पिटीशन फाइल की थी। और जो ये सेक्शन है इसमें बताया गया है कि बाद वाली पिटीशन या तो सेक्शन 13 यानी डाइवोर्स की हो या फिर सेक्शन 10 यानी कि जुडिशियल सेपरेशन की हो। तो जो वाइफ की पिटीशन है वो इन दोनों में से कोई भी नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनफॉर्चुनेटली ये जो है हस्बैंड के पक्ष में नहीं जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो हस्बैंड की पिटीशन थी उसको दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। यानी फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जो हस्बैंड के लॉयर है वो सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाए, दैट्स व्हाई वाइफ के फेवर में फैसला हुआ और जो हस्बैंड ने पुणे में पिटीशन फाइल करी थी उसको ट्रांसफर कर दिया गया दिल्ली में। यानी कि अब दिल्ली में ही दोनों मुकदमों को एक साथ सुना जाएगा और एक साथ ही निस्तारित किया जाएगा। तो दोस्तों क्लियर है कि इसका सीधा सा फायदा वाइफ को मिला। अब जो हस्बैंड है उसको 1000 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करके बार बार प्रोसीडिंग्स पे आना पड़ेगा, तो सोचिए उसके ऊपर कितना प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। तो यदि आपके भी इस तरह के केसेस चल रहे हैं तो आप भी कोशिश करिए कि जो आपका मुकदमा है वो आपके शहर में ट्रांसफर हो जाए, और ऐसा करने के लिए आप इस जजमेंट की मदद भी ले सकते हैं और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऐसा ही कोई डिसीजन आगे भी दे दे। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जो भी लेटेस्ट जजमेंट आते हैं उन पर आपका ध्यान होना चाहिए और मैं भी आपके लिए लीगल अपडेट्स लगातार आता रहूंगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल अपडेट के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।